बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। प्रोग्राम में खुशामदीद। नाजरीन, किसी भी मुआशरे में अदल कायम करने के लिए 3 बुनियादी बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि उस मुआशरे के कमज़ोर लोगों को बगैर मुशक्क़त के इंसाफ मिले। दूसरी बात यह कि उस मुआशरे के निज़ाम कानून में इंसाफ के दाम ना लगें, यानी कि इंसाफ खरीदना ना पड़े। और तीसरी बात यह है कि दादरसी में बिला वजह की ताख़ीर ना हो, देर ना हो। ये सारी गुफ्तगू करते हुए ख़ास तौर पर मैंने कमज़ोर लोगों का हवाला इसलिए दिया है क्योंकि अगर किसी मुआशरे के निज़ाम कानून में हुक्म हो तो उसके बावजूद जो साहिब हैसियत होता है वो अपनी दौलत या फिर अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करके शायद किसी ना किसी तरीके से इंसाफ हासिल कर ही लेता है, लेकिन जो कमज़ोर होता है उसके लिए इंसाफ का हसूल सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब बन के रह जाता है। और इसीलिए नाजरीन, मैं जब कमज़ोरी की बात करता हूँ तो उससे मुराद सिर्फ माली कमज़ोरी नहीं है, बल्कि आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कमज़ोर पाकिस्तानी से कराएंगे जो पिछले 6 साल से सिर्फ एक टांग पर खड़ा होकर इंसाफ का मुंतज़र है। और ये कितना कठिन है, आइए आपको दिखाते हैं। फारूक अहमद बैसाखियों की मदद से हर दूसरे रोज अदालत के चक्कर लगाता एक ऐसा शख्स जो पिछले 6 साल से अदालत से सिर्फ एक इस्तदा कर रहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ ऐसे जालिमों के खिलाफ जिन्होंने फारूक अहमद के मुताबिक जाती अनाथ के बायस इस पर गोलियां चला दी और इसी फायरिंग के नतीजे में फारूक अहमद की एक टांग जाया हो गई और वो तमाम उम्र के लिए अपाहिज हो गया। मेरी टांग तो वापस नहीं आ सकती क्योंकि ये तो एक मुकम्मल ज़िंदगी के लिए नुकसान है, मगर सर कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना सर। आइंदा जो आने वाली नस्लें हैं ऐसे ये गलत काम करते हुए ज़रूर सोचेंगी। अगर इस तरह ना हुआ सर, आने वाली नस्लें जो वो मेरे ख्याल में ये पढ़ाई से ज़्यादा वो जुर्म की अहमियत देंगी। वो कहेंगे भी इसमें होता तो कुछ नहीं है, जैसे मैं ये 2006 से अब तक भाग रहा हूँ मगर कुछ भी नहीं हुआ। बस सर इसलिए मेरी इल्तिजा है सर, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। फारूक अहमद के मुताबिक इसकी साबिका बीवी के घर वालों ने घरेलू रंजिश के बायस 8 जनवरी 2006 को रात गए फारूक अहमद पर उस वक्त गोलियां चलाईं जब वो काम से घर वापस लौट रहा था और वारदात को डकैती का रंग देने के लिए इससे 25,000 नकद, 25 तोले सोना और 50 तोले चांदी भी लूट ली, जिस पर फारूक अहमद ने 9 जनवरी 2006 को 9 मुल्जिमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल और डकैती की एक FIR दर्ज करवाई। वो कहते थे जो हमने इनको रिश्ता देना है। उन्होंने मेरे वालिद साहब को भी कहा और मुझे भी कहा। मेरी बीवी भी मुझे कहती रही कि मेरी 2 बहनें और हैं, आप ये भाइयों को ले ले। मैंने कहा नहीं भाई, क्योंकि मेरी बीवी का रवैया जो बेहतर नहीं था घर के साथ। उन्होंने उसे बेइज्जती का बदला लेने के लिए पहले हमें छोटी मोटी मुख्तलिफ ऐसे दरखास्तों में फंसाते रहे। फिर उन्होंने 2002 में मुझे वो जाली नोट का केस कर दिया हमारे ऊपर। फारूक अहमद, जिसका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, तकरीबन 6 साल तक अपने केस की पैरवी करता रहा। अपनी एक टांग पर चलकर अदालत के चक्कर लगाता रहा, मगर इसके मुताबिक अदालत ने तमाम मुल्जिमान को ट्रायल चलाने के बाद बाइज्जत बरी कर दिया। फारूक अहमद ने अगरचे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की, मगर इंसाफ के ऐवानों से जुड़ी उसकी उम्मीदें अब खत्म होती जा रही हैं। वो बंदे बहुत अप्रोचेबल है। उन्होंने जो मेरे गवाह हैं उनको उन्होंने सऊदीया का वीज़ा दिया, वहाँ फरार कर दिया। वो इस वक्त जब ये केस का फैसला हुआ है, जब उनकी ज़रूरत थी उस वक्त वो सऊदीया में थे, वो भाग गए। फिर वो जज को पैसे वगैरह दिए, अप्रोच भी करवाई। वो बंदे अप्रोचेबल हैं, वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। सियासी लीडर जो हैं वहाँ की जो वो भी सब उनकी सपोर्ट करते हैं। उसकी वजह से जो है ये जज भी एक सियासी आदमी है सर। इसका भाई जो MP है। फारूक अहमद के मुताबिक इसकी साबिका बीवी के घर वालों ने इसको डराने धमकाने और केस की पैरवी से रोके रखने के लिए फारूक अहमद समेत इसके भाई और रिश्तेदारों पर कई झूठे पर्चे भी करवाए, जिनको वो आज तक
भुगत रहा। उनके यहाँ डकैती हुई, उस डकैती में वो मुलजमान भी मौके पर गिरफ्तार हो गए। उसके बावजूद भी उन्होंने आईजी साहब को एप्लीकेशन दे के हमें उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की। उसमें फिर हमने वो कुरान पे कसम दे के हमने वो अपनी बेगुनाही साबित की। नाज़रीन, फारूक अहमद अपनी वालिदा, भाई और बेटे के हमरा अदालतों से मायूस होकर लाहौर हमारे पास मुझे इंसाफ चाहिए के प्लेटफॉर्म पर इंसाफ की इस्तदा लिए आन पहुंचा। लिहाजा हमने इनके घर वालों के पास जाकर इनकी फरियाद अदालत के आला ऐवानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कबूल की। ये एक इंसान का, ये कोई जिन का काम तो नहीं है ना, मेरी टांग काट के सब लोग देख रहे हैं। मगर सर आज तक ये मुलजमान 1 मिनट के लिए भी थाने तक नहीं गए, 1 मिनट के लिए भी गिरफ्तार नहीं हुए। मैं यहाँ जो खुली कचहरी लगती थी वज़ीर आला, बिल्कुल सर 1 मिनट के लिए गिरफ्तार भी नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। पहले उन्होंने सर डायरम बेल करा ली, फिर उन्होंने तफ्तीश तब्दील करा के फिर उन्होंने वो बेगुनाह लिखवा लिया, फिर बेल वापस ले लिया। नाज़रीन, ये जो इन्होंने बात बताई है बड़ी अजीब व गरीब सी बात है, क्योंकि बहुत बड़ा मुकदमा होता है 324 का, इक़दाम कत्ल का जो मुकदमा होता है। 302 के मुकदमे के बाद इसको एक बड़ा मुकदमा तस्वर किया जाता है फौजदारी कानून में, क्रिमिनल लॉ में। और इसमें अगर पर्चा दर्ज हो जाए तो पुलिस डेफिनेटली रिमांड पर लेती है मुलजमान को तफ्तीश करने के लिए मजिस्ट्रेट के थ्रू। लेकिन ये बता रहे हैं कि ऐसा हुआ ही कुछ नहीं। अच्छा, रात का वाक़या था, इसका मतलब है मुलजमान के चेहरे आप अंधेरे में देख सके? बिल्कुल स्ट्रीट लाइट के नीचे ये बात। लेकिन वो स्ट्रीट लाइट इतनी थी कि आपको क्लियरली उनकी शक्लें नजर आ गई? ऐसे लुकारें थी बस, जैसे हमारी भी लुकार थी, उनकी भी ऐसे लुकारें हैं। लेकिन आपने पहचान लिया? जी बिल्कुल पहचान। उन्होंने क्या डकैती का रंग देने की कोशिश की है? जी जी। लेकिन असल उनका मकसद जो था वो आपको मारना, तो फिर सिर्फ टांग पे गोली मार के क्यों चला? बस सर उन्होंने फायर तो 3 किए, मगर लगा सिर्फ टांग पे। कितने फासले से फायर किया? जी बिल्कुल करीब से किए। हाँ जी, एक फायर जो है वो उन्होंने टांग पे किया, दूसरा जो है वो मेरे कान के करीब से गुजर गया, ये तीसरा सर के ऊपर से गुजर गया। आपका नाम महबूब है? जी। आप इनके भाई हैं? जी मैं छोटा हूँ। इस केस की पैरवी आपने की है ज़्यादा? जी मैंने किया। क्या मुश्किलात देखी आपने इस पैरवी? तो उनको लेके जाना और लेके आना ये बहुत बड़ा मसला होता है, इनके लिए भी और मेरे लिए भी। तो प्लस सर ये है सर, जब कोई मीडिया के जैसे कोई लोकल मीडिया हमारे पास आया था हमारी कवरेज करने के लिए, तो जब वो कवरेज करके चले गया तो उन्होंने प्रोग्राम हमारा ऑन एयर किया। तो सर उसके बाद ये हुआ कि उस पर जब कोई एक्शन नहीं लिया, यानी कि हुकूमत में किसी बंदे ने या जज साहब में से किसी जज साहब ने, फिर सर उसके बाद ये हुआ जो हमारे जो अपोनेंट्स थे तो वो सर इनके सामने आके, जितना उनका ग्रुप है वो सर बारी बारी इनके सामने आके ना वो लंगड़ा चल के ना इनको दिखाते थे, यानी लंगड़ा चलने की एक्टिंग करके ना तो इनके ऊपर तंज करते थे, इनके ऊपर हंसते थे। तो सर उसके बाद जो है ना ये मुझसे कहते थे कि मैं अब खुदकुशी करता हूँ। तो सर इन्होंने कई दफ़ा अटैम्प्ट किया खुदकुशी करने की, और हम पूरी फैमिली ने मिल के इन्हें कई दफ़ा जो है ना खुदकुशी करने से बचाया। इतने वसूख से आप कैसे कह सकते हैं कि जज साहब ने सियासी असर और रसूख में आकर ये फैसला? सर ये सर जो जजमेंट सर अगर आप पढ़ेंगे या जो भी कोई कानूनी बंदे से पढ़ेगा तो उसको साफ पता चलेगा कि जज साहब अप्रोच हो चुके हैं। सर इसमें उन्होंने टोटली सर एक तो उन्होंने ये कह दिया जी चश्मदीद गवाह जो है ना वो नहीं आए तो लिहाजा मैं बंदे बरी करूँ। सर अगर चश्मदीद गवाह नहीं है, चलो ना हो, तो सर इनकी टांग तो कटी हुई है, सब बंदे को नज़र आ रही है कि इनकी टांग कटी हुई है। सर इनकी टांग, इनका अपना बयान है, ये माशाल्लाह हयात है, और ये बयान दे रहे हैं कि मेरी टांग कट गई है, फलां ने मेरे पर फायरिंग की है, उसकी वजह से मेरी टांग कटी है। और सर प्लस ये है कि जो मेडिकल एविडेंस है वो इनको इनके स्टेटमेंट को कोरबोरेट कर रही है। तो फिर सर वो जज साहब मुझे तो समझ नहीं आती, यकीनन सर या तो उन्होंने पैसे लिए हैं या वो अप्रोच हो गए हैं, क्योंकि सर इनका कज़न है या पता नहीं कोई रिश्तेदार है वो MP है। इतना लंबा केस चला और एक फैसला आया, अभी भी केस पर ज़ाहिर खर्चा होता है, तो ये सारा पैसा आप कहाँ से लगाते हैं इस केस पर? ज़रिया माश क्या आप? सर वो सर हमारी वालदा को कुछ जेवर थोड़ा सा बचा हुआ था, वो सर हम उसको बेचते हैं और फिर आगे कोई ना कोई छोटा मोटा हम चलते रहते हैं। सर इस तरह से हमारा वो सर्कल चलता है। अब ये कुछ नहीं कर रहे? अब ये कुछ आपके भाई कुछ नहीं कर रहे? ये कुछ नहीं कर। आप क्या कर रहे हैं? मैं सर वैसे मैंने सर BSc किया हुआ है मैंने 98 में BSc किया था, तो उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ इसी वजह से कि एक तो मेरे सर वो टेंशन देते हैं, और प्लस ये अपना इनकी केसेस की पैरवी करने के लिए जो मेरे पास टाइम नहीं था मैं कुछ और कर सकूँ।
आप इनकी वालदा हैं, आपके बेटे हैं, ज़ाहिर बात है अपने बेटे को इस हालत में देखना बहुत बाइस तकलीफ़ है एक माँ के लिए। तो इनको इस तरह से देखकर आपको कैसा महसूस होता है और क्या कहेंगी इस वाक़े के हवाले से? रो रो के ना ध्यान ला के मैं अपनी बड़ी मरीज़ हो गई, बीमार हो गई, मेरे को कुछ नहीं ना, मैं टुर चल फिर नहीं सकती। उन्होंने मन बड़ा तंग किया हुआ है, जो कुछ भी आयु सारा ले गए, बच्चे की लत्ती ले गए। ऐसी दुनिया जालिम है, ऐसी दुनिया जालिम है, कुछ नहीं कर सकता। 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, ये खप की गल्ला कर ना मैं तो दिमाग खत्म हो गया है। मैं बड़ी परेशान हाँ, बस साढ़े वास्ते कुछ भी नहीं, फैसला किया। आप इनके बेटे हैं फारूक साहब के? जी। क्या नाम है आपका? उज़ैर फारूक। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप अपने वालिद को इस हालत में देखते हैं, एक टांग नहीं रही उनकी, आप देखते हैं कि इसी तरह उन्हें ज़िंदगी की दौड़ में अब भागना पड़ेगा, तो एक बेटे की हैसियत से कैसा महसूस करते हैं? क्या ज़हन में क्या आता है, क्या ख्याल आता है? जब देखते हैं यही ख्याल आता है कि बहुत दुख होता है पहले तो, कि ये ऐसा हाल हुआ कि चलने में मुश्किल होती है, आने जाने में मुश्किल होती है, और फिर दूसरा जिन्होंने इनका ये हाल किए वो भी शरेआम फिर रहे हैं, बहुत दुख होता है। मैंने उज़ैर से स्पेसिफिकली नाजरीन ये सवाल इसलिए पूछा कि अपने वालिद को इस हालत में देखकर तुम्हें कैसा महसूस होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये कानून को अपने हाथ में ले। ये बच्चा है, इसकी कच्ची उम्र है, और ज़ाहिर बात है इंसान बड़ा जज्बाती होता है, अपने किसी करीबी को, प्यारे को, ख़ास तौर पर अपने बाप को अगर इस हालत में देखे और फिर ये देखे कि पिछले 6 साल से, 5 साल से, 7 साल से वो अदालतों के चक्कर लगा रहा है लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। एक टांग पर जाता है, अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, अदालत को कहता है कि मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता, तो ज़ाहिर बात है इंसान है, जज्बाती हो जाता है और शायद फिर कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश भी करता है। तो मैं नहीं चाहता कि इस बच्चे के साथ भी इसी तरह का कोई वाक़या हो, ये जज्बाती हो और फिर कानून को अपने हाथ में ले। आई सीरियसली वॉन्ट दिस लीगल सिस्टम टू वर्क। मैं चाहता हूँ कि उससे पहले जज्बात भड़क जाएं और ये बच्चा जो है अपनी डायरेक्शन लूज करे, उससे पहले अदालत अपना काम करे और इन लोगों को इंसाफ। पार्टी है, उनका ये कहना है कि सियासी असर और रसूख की बुनियाद पर जज साहब ने सारे। मैं आपके किस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मैं पाबंद नहीं हूँ। ऐसी दुनिया जालिम है, ऐसी दुनिया जालिम है। पूरी फैमिली ने कई दफ़ा जो है ना करने से बचाया। ये कोई जिन का काम तो नहीं, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग। नाज़रीन, आपने फारूक अहमद, इसके भाई और बूढ़ी माँ की फरियाद सुनी कि इन्हें इंसाफ चाहिए, जिसकी उम्मीद में वो मुजफ्फरगढ़ से सैकड़ों मीलों का सफर तय करके लाहौर पहुंचे। आज वो लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं ताकि वो अपनी फरियाद लाहौर की आला अदालत में भी बयान कर सकें। हम यहाँ भी इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों वो अपने इलाके में मौजूद इंसाफ के ऐवानों से इतना मायूस हो चुके हैं कि इनको सैकड़ों मील का सफर तय करके मुझे इंसाफ चाहिए कि प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़े। फारूक साहब, मुझे बताइएगा कि आप कोर्ट में आ जाएं, क्या मकसद? बस सर, मैंने अपील की हुई थी तो उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ ये मामला थे और कुछ जो उन लोगों ने हमें बहुत तंग किया हुआ है, उन्होंने झूठे मुकदमात किए हुए हैं हमारे ऊपर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ये तो मालूम है ना कि मैंने अभी जैसा कि बताया कि 2008 की जो अपीलें फाइल हुई थी वो अब टेकअप की जा रही हैं हाई कोर्ट में 2013 में। तो आपकी अपील तो फाइल ही 1 साल पहले हुई है 2012 में, तो ये हो सकता है, मुमकिन है कि 2016-17 में जाके ये टेकअप हो। ऐसे महसूस होता है जैसे ये रफ्तार चल रही है, ये तो शायद जो है 4-5 साल लगेंगे। इस तरह तो बहुत मुश्किल है। मैं ये इसीलिए मैं हाजिर हुआ था कि शायद हमारी आवाज़ इस तरीके से आला हुकाम तक पहुंच जाए, या इसमें जो उन्होंने हमारे ऊपर झूठे केसेस किए हुए हैं जी, तो उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को इन्वॉल्व किया हुआ है। अभी एक इस्तग़ासा भी चल रहा है, उसमें जो मेरा FIR का नामज़द मुल्ज़िम है मुदस्सर, उसने मेरे बेटे को और मेरे भाइयों को इन्वॉल्व किया हुआ है।
मैंने आपके भाई से भी बात की, इन्होंने कहा कि बहुत बार इन्होंने ख़ुदकुशी के बारे में सोचा मायूस होकर, क्योंकि इंसाफ नहीं मिल रहा और हमने इनको रोका। ये बात दुरुस्त है कि आपके ज़हन में इस तरह के ख्यालात आए? जी सर, कई मरतबा आए, क्योंकि जब मैं जहाँ से मैं नाकाम होता हूँ, ये एक टांग भी कट गई और दूसरे मसाइल भी हैं और झूठे केसेस भी हैं। जब इस हालात में बंदा और क्या कर सकता है? जब परेशान होता है, कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है, तो फिर इस तरह के ख्यालात जो हैं वो जहन में आते हैं। तो इसलिए सर कोई हमारी कोई बात सुन नहीं रहा है। जैसे ऐसे लगता है कि पूरा जो है सिस्टम वो डेड हुआ पड़ा है, कोई हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। फारूक अहमद के केस के अहम निकात के मुताबिक 9 जनवरी 2006 को फारूक अहमद ने अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले की FIR दर्ज करवाई, जो कि पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 324 और 379 के तहत दर्ज की गई। इस FIR के मुताबिक फारूक अहमद ने 9 मुल्ज़िमान इम्तियाज़, इल्ताफ़, मुख्तार, मुदस्सर, मुबस्सर, ज़हूर, जावेद और मुमताज़ को खुद पर कातिलाना हमले का जिम्मेदार ठहराया। FIR में नामजद मुल्ज़िमान में से इल्ताफ़ को ट्रायल कोर्ट ने 21 दिसंबर 2009 को बरी कर दिया, जबकि एक नामजद मुल्ज़िम मुख्तार दौरान ट्रायल वफात पा गया। बाकी 5 मुल्ज़िमान को भी ट्रायल कोर्ट ने 14 दिसंबर सन 2012 को बरी करार देकर आज़ाद कर दिया। इस फैसले पर फारूक अहमद ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील फाइल की, जो कि ताहाल पेंडिंग है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो नीचे मुकदमा आपने चलवाया, जो केस आपने दायर किया, उसमें फ़ैसला हो गया, सारे मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया, और आप ये कहते हैं कि वो जो अदालत है उसका फ़ैसला ठीक नहीं है? जी बिल्कुल सर, उन्होंने एक तरफा फैसला दिया है। जो के मुल्ज़मान हैं और सियासी असर और रसूख में आकर फैसला जी दिया। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है जी, ऐसे ही सारे मुल्ज़िमान को उन्होंने बरी कर दिया। जी, सारे मुल्ज़म जो मेन जो है फ्रंट पे, एक का नाम इम्तियाज़ है सर, जी जी, दूसरा मुदस्सर, तीसरा मुबशर। हाँ, ये सर 3 मुल्ज़िम जो हैं ये फ्रंट पे थे। ठीक है। जो बाकी जो उसके पीछे हैं वो अपने इमाम हैं, वो ज़हूर अहमद, जावेद अहमद। तो अब 4-5 साल आपकी अपील अगर टेकअप नहीं होती है तो क्या करेंगे? बस सर क्या कर रहे हैं, हम तो ये फरियाद ही कर सकते हैं। और ख़तरा भी है, अगर ये इस तरह ना हुआ तो और कोई गैर कानूनी इक़दाम करेंगे वो, वो दिन रात इसी चक्कर में रहते हैं, गैर कानूनी कार्रवाइयाँ करते हैं और अदालतों में भी घसीट रहे हैं। गैर कानूनी कार्रवाई का भी ख़तरा है अगर कुछ ना हुआ तो। क्योंकि लाहौर में इसलिए आया हूँ सर, यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब जो हैं उमर बंदियाल साहब, मेरी उनसे गुजारिश है वो अगर अब मेरा केस वो खुद थोड़ा सो मोटो एक्शन लें तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है जो इंसाफ मिलना, क्योंकि इनकी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है। इन्होंने पहले भी माजी में भी बहुत अच्छे काम किए हैं। इंशाल्लाह हो सकता है, मैं उम्मीद लेके आया हूँ और मेरी फरियाद है वो इंशाल्लाह ज़रूर सुनेंगे। अगर किसी न किसी तरीके से मैं अगर वहाँ पे पहुँच जाऊँ, मैं सर इस उम्मीद से लाहौर आया हूँ। नहीं, लेकिन वो तरीक़ाकार तो ये होगा ना कि आप चीफ जस्टिस की अदालत में एक दरख्वास्त दें, अर्ली हेयरिंग की, एप्लीकेशन फॉर अर्ली हेयरिंग उसको बोलते हैं, तो वो दरख्वास्त आपने दी है? ये सर एप्लीकेशन यहाँ पे तो नहीं दी, मगर सर मैं अब ये दरख्वास्तें, ये चीज़ें जो ये सब प्रोसेस में जाती हैं सर, यार मैं ये करके सब मैं बहुत थक चुका तो हूँ। फिर इस तरह कैसे आप चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करेंगे? सर अगर आपकी आवाज़ से जो है सर, अगर डायरेक्ट इस तरह हो जाए सर, इसलिए मैं आया हूँ सर। मैं प्रोसेस से मैं इतना दिन यहाँ रुक नहीं सकता, माजूर आदमी हूँ सर मैं। अगर इस तरह मैं डायरेक्ट पहुँच जाऊँ तो वो ज़्यादा बेहतर हो गया। प्रोसेस में अगर चला गया तो वो आदमी बहुत बासर है, शायद मुझे वहाँ तक ना पहुँचने दें। क्या होता है जब इधर अदालत में आते हो हर बार अबू को लेकर? जब भी आते हैं ऐसे इंतज़ार करते रहते कुछ, लेकिन बनता नहीं है, कुछ नहीं बनता, धक्के खा के वापस चले जाते हैं। और किस उम्मीद के साथ आते हैं? हम तो अब ये उम्मीद लेके आते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, ये कामयाबी मिले, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता, ऐसे धक्के खा के चले जाते हैं वापस। चीफ जस्टिस साहब से हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दें।
ये 17 साल का बच्चा है, इसका नाम उज़ैर है और इसने अपने मासूमाना अंदाज में कह दिया कि मुझे चीफ़ जस्टिस से गिला है कि वो मुझे इंसाफ दें। ये मासूम है, ये बच्चा, ऐसे नहीं पता कि अदालती निज़ाम की जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो क्या हैं, केस किसके पास लगा है, फ़ैसला किस जज ने सुनाना है, ओवरऑल जो सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। और जब तक उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया जाएगा, जब तक उनका कोई हल नहीं निकाला जाएगा, तब तक उज़ैर नहीं बल्कि इस जैसे बहुत से लोग जो हैं वो इसी तरह इंसाफ के इंतज़ार में रोज़ाना इन अदालतों में आएंगे, इन अदालतों को फेस करेंगे, यहाँ से तारीख लेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। तो जब तक हम इसको कलेक्टिवली म्यूचुअली एड्रेस नहीं करते हैं, ये होता रहेगा। जब मैं यहाँ पे एम एजुकेशन कर रहा था तो पीछे जो है ना इनके खिलाफ झूठी एप्लीकेशन दी उन हमारे अपोनेंट्स ने, तो मेरे भाई और मेरे वालिद साहब को मुझे ना हवालात में बंद करवा दिया। तो मैं गया उन्हें छुड़वाने के लिए, उन्हें रिहा करवाने में मुझे काफ़ी दिन लगे। तो पीछे से मेरा नाम स्ट्रक ऑफ हो गया यूनिवर्सिटी से। तो फिर जो है ना फिर उसके बाद फिर दोबारा मैंने हिम्मत की, इन्होंने मुझे एडमिशन लेके दिया इस्लामाबाद में तो यूनिवर्सिटी में। तो फिर वहाँ पे जो है ना मैं वहाँ स्टडी कर रहा था, तो पीछे से फिर जब उन्होंने देखा ये बंदा दोबारा स्टडी कर रहा है, तो उनका ये मकसद था कि ये स्टडी ना आगे एमएससी ये ना कर सके। चलो बीएससी तो कर गया किसी न किसी तरीके से, एमएससी ना कर पाए। तो फिर जो है ना दोबारा उन्होंने एप्लीकेशन इनके खिलाफ दी और मेरे अब्बा जी के खिलाफ दी। तो वो दोबारा वो हवालात में चले गए, मैं फिर वापस आया, उन्हें छुड़ाने में फिर मेरा टाइम काफ़ी ज़ाया हो गया। तो वहाँ से भी मेरा नाम जो है ना इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा नाम स्टार्ट ऑफ हो गया। तो फिर मुझे BZU में एमएससी मैथमेटिक्स में मेरा एडमिशन कराया, वहाँ भी यही प्रोसेस हुआ। तो वो उन लोगों ने दोबारा इन्हें हवालात बंद करवाया, तो मेरा फिर नाम, तो मेरी एमएससी इनकम्प्लीट रह गई। यानी कि आपकी पढ़ाई नहीं हो सकी? मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी, हाँ जी। तो मेरे यानी 17 साल 96 से लेकर अब तक मेरे 17 साल बन गए। मेरे 17 साल भी ज़ाया हो गया और जो मैं एमएससी कर रहा था मैं एमएससी नहीं कर सका, मेरी एमएससी इनकम्प्लीट रह गई। तो अब भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो लेकिन अगर चीफ जस्टिस साहब से मेरी अपील है कि अगर वो मैं इंसाफ दे दे, जितना जल्दी हो सके मैं इंसाफ अगर मिल जाए, तो इससे ये होगा कि मैं अपनी जो मेरी अधूरी तालीम है मैं दोबारा से मैं एमएससी करूँगा, मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर सकूँगा। तो ये जो जिसका मुझे बड़ा शौक़ था और अब भी है, मैं करना चाहता हूँ। ले जी, हम तो इनकी फरियाद और इनकी जो आहो बका है वो और इनकी जो उम्मीद है वो आप तक पहुंचा सकते हैं और वो हम पहुंचा रहे हैं। अब ये एक केस है जिससे बहुत सी जानें जुड़ी हुई हैं और सारों के अपने अपने मुतालबात हैं, सारों की अपनी अपनी सोच है। ये एक ऐसा आदमी है जो अपनी एक टांग पर खड़ा होकर इंसाफ मांग रहा है पिछले 6 साल से, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ मिल नहीं सका। इनकी उम्मीद यह है कि अगर मुझे इंसाफ मिल जाए और बर वक्त मिल जाए और दाद रसी में देर ना हो, तो मुझे जीने का मकसद मिल जाएगा, जीने का हौसला मिल जाएगा कि मैंने जो अपनी एक टांग खोई है उसके ख़िलाफ़ मैंने अगर अदालत में एक मुकदमा दायर किया था तो मुझे कम से कम इंसाफ मिल गया, मुलजमान को सज़ा मिल गई। ये कहते हैं कि अगर इस मुकदमे का फ़ैसला हो जाए, मेरे भाई के मुकदमे का, तो मेरी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी, मैं अपनी तालीम जो है दोबारा परसू कर सकूँगा। और इनके जो बेटे हैं 17 साल के उज़ैर, ये कहते हैं कि मुझे अपने वालिद साहब के साथ जो ज़्यादती हुई है उसका अजाला चाहिए। तो अदालत से इन सब की एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ चाहिए। ये कोई जिन का काम तो नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। पार्टी है, उनका ये कहना है कि सियासी असर और रसूख की बुनियाद पर जज साहब ने मैं आपके किस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मैं पाबंद नहीं हूँ। ऐसी दुनिया जालिम है, ऐसी दुनिया जालिम है, कुछ पूरी फैमिली ने कई दफ़ा जो है ना करने से बचाया। ये कोई जिन का काम तो नहीं है, सब लोग देख रहे हैं, सब। नाजरीन, तस्वीर का दूसरा रुख जानने और आपके सामने तमाम हकाइक रखने के लिए हमने फारूक अहमद के मुखालफीन से टेलीफोन पर राब्ता किया। मैं समा न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन मेरा नाम है। प्रोग्राम मुझे इंसाफ चाहिए का एंकर हूँ। हमने मुकदमा उठाया फारूक अहमद साहब का, जिनकी एक टांग कट गई एक वकूए के नतीजे में। उसमें मुदस्सर साहब जो हैं वो नामजद थे FIR में। तो मुझे मुदस्सर साहब से बात करनी है, मैंने उनके मोबाइल पर कॉल की है। अच्छा, आप मुदस्सर बोल रहे हैं? नहीं उन्होंने तो केस खत्म थी गया, चलो आवे संगाल करवा ले भाई यार। नहीं, केस तो नीचे सेशंस कोर्ट से खत्म हुआ, ऊपर हाई कोर्ट में तो अपील पेंडिंग है ना। आप मुदस्सर नहीं बात कर रहे, आप मुदस्सर हैं?
नहीं भाईजान, मैं तब तो सार बात कर रहा हूँ। तो यार मुदस्सर साहब से बात कराए ना मेरी, मुझे मुदस्सर से बात करनी है, उसका मौक़िफ़ लेना है यार। वो चार्जिंग पे साइड लग गया, बैठ गए ने आ जाते गल करवा। आपको मैंने पहले भी फोन किया, आपने मुझे कहा कि वो नहीं है, वो थोड़ी देर बाद आएंगे। अब फिर मैं कॉल कर रहा हूँ, फिर आप यही कह रहे हैं। अयूब खोकर साहब बात कर रहे हैं, वकील साहब। जी जी अयूब साहब, मैं बैरिस्टर एहतिशाम बोल रहा हूँ, समा न्यूज़ प्रोग्राम मुझे इंसाफ चाहिए से। समा न्यूज़ पे एक प्रोग्राम आता है मुझे इंसाफ चाहिए, उसका एंकर बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन बात कर रहा हूँ। फारूक अहमद का मुकदमा हमने उठाया था अपने प्रोग्राम में, और जो मुखालिफ पार्टी है मुदस्सर, ज़हूर, उन लोगों के आप वकील हैं। अच्छा, मुझे आपका मौक़िफ़ लेना था, क्योंकि हमने उन लोगों से रब्ता करने की कोशिश की है उनके नंबरों पर, लेकिन वो कोई और ही उठाता है या फिर वो खुद ही उठा कर कह देते हैं कि जी वो लोग तो अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर कुछ कहना चाहते हैं इस मुकदमे के हवाले से तो कहिए, आपका वर्जन भी रिकॉर्ड हो रहा है। क्या मतलब, मैं क्या कहूँ? मेरा मतलब है कि ये जो नीचे केस का फैसला हुआ है, जो मुद्दई पार्टी है उनका ये कहना है कि सियासी असर और रसूख की बुनियाद पे जज साहब ने सारे मुल्ज़िमान को बरी कर दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मेरा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बकायदा उनकी एविडेंस कॉल हुई है, वो बतौर गवाह पेश हुए हैं, एविडेंस बाद ये एविडेंस तो कॉल हुई है, लेकिन वो फारूक अहमद की टांग नहीं कटी है क्या? उस पे गोली नहीं लगी? भाईजान असल में बात पता है क्या है? जी बात ये है कि ये वक़ुआ हुआ है, फारूक अहमद की टांग काटी है, ये जख्मी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो क्या कोई जिन्नात काट गए हैं टांग आके? नहीं, जनात नहीं काट गए यार, बात करने की ये है कि जनात नहीं काट गए। फिर कौन काट गए? मुल्ज़मान और इन्होंने ये इनका नाम जो है गलत फहमी से गलत, क्योंकि इनकी मुल्ज़मान कौन है? मुल्ज़मान कौन है? मुझे क्या पता है कौन है मुल्ज़मान? आपको ये कैसे पता है कि मुल्ज़मान और है? जी, आपको नहीं पता कि मुल्ज़मान कौन है, लेकिन आपको इतना पता है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं ये मुल्ज़मान नहीं है। यार ये बात नहीं है, ये वक़ुआ हुआ है, ये तो इनको पता है कि किसने अपना फैले किया है, कहाँ किया है, ये इनको पता है, मुझे तो पता नहीं। मैं वो बात उनके साथ था। अच्छा, नहीं आप वकील तो है ना, केस तो आप ही ने लड़ा है ना सारे का सारा। मैं वकील हूँ, मैं वहाँ ऐसे कोई बात नहीं है, मैं वकील हूँ। मैं तो उनके कागजात पर देकर अपना जो एविडेंस कॉल किया है, एविडेंस हुई है, मुझे ये तो पता नहीं है कि असल इनमें कौन है, क्या है, क्या, ये तो बात नहीं है भाईजान। अच्छा, ये बात दुरुस्त है, मैंने तो उस जजमेंट में पढ़ा, मुझे तो उस जजमेंट की भी समझ नहीं है। इसमें उन्होंने लिखा है जज साहब ने कि क्योंकि मुल्ज़िमान जो है इनका बड़ा करीबी ताल्लुक और रिश्तेदारी बनती है मुद्दई के साथ, तो इतने करीबी रिश्तेदार किस तरह से इस तरह का वक़ुआ कर सकते हैं? ये किस तरह की दलील है जो जज साहब ने दी है, अदालत ने दी है? ये फैसले में ये ऐसा कोई बात नहीं है। ये है बात, बाकी बातें भी है, लेकिन ये भी है बात। मैं आपसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, बात लिखी हुई। भाईजान आप क्या कहना क्या चाहते हैं जी? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये वाला जो आर्गुमेंट जजमेंट में दिया हुआ है ये गलत है। अच्छा, गलत हुआ तो उसके फैसले के खिलाफ अपील करें। की हुई है ना भाईजान, वो लगती नहीं है अपील। अब भाईजान अपील की हुई है तो ठीक है, अपील जो पहले, अच्छा पहले मुझे ये बताएं, फाजिल अदालत फैसला करेगी, ठीक है। अयूब साहब मुझे ये बताएं कि ट्रायल का फैसला कितने सालों में हुआ है पहले? नहीं, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मैं पाबंद नहीं हूँ। नहीं, मैं आपको कब कह रहा हूँ कि आप पाबंद हैं? मैं तो आपका मौक़िफ़ ले रहा हूँ। नहीं, ये है कि आप मेरे दफ्तर में आ जाएं, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। मेरे दफ्तर में आ जाएं। आपका दफ्तर मुजफ्फरगढ़ में? जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने जो मुल्ज़िमान थे इस केस के, उनके वकील साहब से बात की है और उन्होंने अपना मौक़िफ़ जैसा भी था हमारे सामने पेश किया। मुल्ज़िमान के नंबर्स पर हमने डायरेक्टली भी कॉल किया, लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं किया। पता नहीं उनके कोई आगे से जानने वाले फ़ोन उठाते हैं और ख़ुद फ़ोन उठाकर कह देते हैं कि हम लोग या ये मुल्ज़िमान जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन इनका जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने आ चुका और इनका यही कहना है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस वारदात के। वक़ुआ हुआ ज़रूर है, उसकी टांग पर गोली ज़रूर लगी है, टांग कटी ज़रूर है, लेकिन हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये हमारा फ़र्ज़ था कि ये मौक़िफ़ भी आपके सामने रखें, आगे फ़ैसला अदालत ने करना है। जी नाज़रीन, इस वक्त इस केस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जस्टिस नासरा इकबाल। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे आप जनरली ये बताइएगा कि हाई कोर्ट में जो डिले होती है अपील्स को डिस्पोज ऑफ करने में, एक अपील अगर अभी फाइल होती है 5 साल बाद वो टेकअप होती है, फिर बहस होती है, फिर जाके फैसला आता है,
इसको हम कैसे इसका सद्भाव कर सकते हैं, इस डिले को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं कि ये क्यों होते हैं। एक तो ये है कि बेशुमार मुकदमात हैं, हाई कोर्ट में जजों की तादाद भी अभी पूरी नहीं है। 42 जज हैं शायद लाहौर हाई कोर्ट में, 7 की उनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है। तो जाहिर है, और केसेस इतने ज़्यादा हैं। आप देखिए कि आबादी हमारी जो है वो आज़ादी के यौम आज़ादी के दिन से आज तक 7 दफ़ा बढ़ गई। ठीक है, 7 गुना। और दूसरी बात यह है कि अगर एक शख्स बरी हुआ है और दूसरी तरफ से अपील अगेंस्ट एक्विटल है, तो अपील अगेंस्ट एक्विटल वाला तो हर मर्तबा आएगा जज वकील जी। और जिसकी बरियत हुई है ना, वो वकील कभी कह देगा मैं फलानी अदालत में हूँ, कभी कह देता सुप्रीम कोर्ट में हूँ। लेकिन मैम वो इस वजह से नहीं आएगी, वो तो बात की बात है जब अपील टेकअप हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अपील टेकअप होने में भी 4-4, 5-5 साल। अब 2014 में, अब जनवरी में हम बैठे हुए 2014 में, 2008 की अपील्स अब टेकअप हो रही हैं, 2008, 2009 की। तो जो 2012 में फाइल हुई है वो तो 2016-17 से पहले सुनी नहीं जा सकती। हाँ, वैसे मैंने तो आपसे पहले अर्ज की कि ये बहुत ज़्यादा डिले है, लेकिन उसकी वजूहात एक तो यही है कि तादाद जजों की पूरी नहीं है, केसों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और इन दोनों का आपस में तनासब ही नहीं। अगर 60 की टोटल स्ट्रेंथ है हाई कोर्ट के जजेस की, तो हमने क्यों उसको 42 पर रखा हुआ है? क्यों हम पूरा नहीं करते हैं? गवर्नमेंट ये तो देखिए ना, ये तो उनका काम है इंतज़ामिया का और अदलिया का कि मिल के। अदलिया जिस वक्त मांगेगी जज, तो इसको इंतज़ामिया जो है वो सैंक्शन करेगी उनकी सैलरीज वगैरह के लिए। अदलिया मांगती नहीं है, तो अदलिया मांगती है। अदलिया क्यों नहीं मांगती? अदलिया तो चाहते होते वो जज। और मैं समझती हूँ सैंक्शन स्ट्रेंथ अब जिस तरह की हमारी आबादी का बढ़ाव है, 60 से भी ज़्यादा होने चाहिए। स्पेसिफिकली इस केस के हवाले से थोड़ा सा आपसे पूछ लूँ कि ये जो फारूक अहमद मुदई हैं इस केस के, उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, 324 का मुकदमा उन्होंने दर्ज कराया, एक टांग कट गई, ही गॉट हैंडीकैप फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। अब वो पिछले 6 साल से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और अदालत ने कह दिया जी हमें नहीं पता है कैसे हुआ, और सब मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। वो कहता है कि जिन्नात ने तो नहीं मेरी टांग काटी, तो मैंने खुद तो नहीं काटी, सबको बरी कर दिया। अच्छा, आप देखिए इसमें भी बहुत से मसाइल हैं। 5-6 लोगों को उन्होंने नामजद किया FIR में। यकीनन गोली चलाने वाला तो एक ही था। तो एक ये जो तरीका होता है ना कि जी आप बहुत सारे मुल्ज़मान को नामजद कर दें, एक ना हुआ तो दूसरा हुआ। जैसे अब वो एक हमारे इतने बड़े शख्सियत का हो रहा है मुकदमा, तो वो कहते हैं जी सारे लोगों को बांधें ताकि सारे बरी हो जाए। ये देखें ना, बहुत ज़्यादा लोगों को करने का मकसद ही ये होता है कि वो सारे बरी हो जाते हैं, और इस तरह करना नहीं चाहिए ना, इस तरह करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात है तफ्तीशी अफसर जो है ना, उनकी तो इधर से भी कुछ ना कुछ बना लेते हैं, उधर से भी कुछ ना कुछ बना लेते हैं, जिधर से ज़्यादा बना उधर से कुछ ना किया। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जब चश्मदीद गवाहान की गवाही बिल्कुल अप टू द मार्क ना हो, तो क्या हम वाक़याती शहादत की बुनियाद पर, जबकि एक शख्स की नज़र आ रहा है कि टांग कट गई, उसका मेडिकल एविडेंस मौजूद है और वाक़या हुआ है, किसी ना किसी ने, चलो 6 बंदों ने नहीं, एक ने तो काटी है, तो क्या हम वाक़याती शहादत की बुनियाद पर कन्विक्शन नहीं कर सकते? वाक़याती शहादत की बिना पे तो कर सकते हैं, लेकिन आप खुद देखें कि आपकी इस बात में कितना बड़ा सुकम है। टांग तो उसकी काटी डॉक्टर ने, तो क्या आप डॉक्टर को नामजद करेंगे? असल में बात नहीं, मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, लेकिन मकसद ये है कि अगर गोली आर पार हुई तो अगर बर वक्त उसका इलाज हो जाता तो हो सकता है उसकी टांग कटती ही ना। ये शख्स कहते हैं जी कि मैं अपने लोकल हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर पुलिस ने मुझे 5 घंटे बिठाई रखा, ये कहकर कि पहले बयान दोगे तो फिर बड़े अस्पताल में जाने देंगे, और मेरी ब्लीडिंग होती गई। उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा तो 2-3 दिन बाद डॉक्टर्स ने कहा कि हम नहीं बचा सकते टांग काट। बस देखिए फिर पुलिस की भी ये वाक़याती सारी, और मैं तो कहती हूँ तफ्तीशी जो होते हैं ना, उनका तो बहुत बड़ा किरदार होता है। हमारे यहाँ तफ्तीश का निज़ाम जो है ना, वो सही नहीं है, और बर वक्त अब देखें, ये तो शुक्र करे कि उसकी टांग कटी, उसकी जान जा सकती थी। मैं जानती हूँ ऐसे केसेस जिसमें से खून ज़्यादा बह जाने से जो था, हाँ, उसकी जान चली गई। ये जो कन्विक्शन की सर्टेनिटी नहीं है, लोगों की टांगें कट जाती हैं और सब के सब मुल्ज़िमान बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं, इससे मुआशरे में इंतशार नहीं फैलता। इंतशार तो एक अलहदा हमारे यहाँ फ़िरका वारियत से फैला हो रहा है, मगर इससे माशरे में जराइम की तादाद ज़्यादा हो जाती है। और उसकी वजह ये है कि जो होता है ना एक्यूज्ड, वो हमेशा होता है फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ। जब तक उसको आप साबित ना कर दें बियॉन्ड एनी डाउट कि इसी ने किया, शैडो ऑफ डाउट भी नहीं होना चाहिए, तभी देखिए। और ये कानून कहता है कि 10 जो हैं मुजरिम वो छुट जाएं, जिन्होंने किया हो वो मुल्जिम के स्टेज पे ही छुप
छूट जाए, बजाय इसके कि एक बेगुनाह आदमी जो है फांसी लगे। उसको सज़ा मिले, फांसी ना मिले, सज़ा मिल भी जाए। हो जाए। अब ये देखें ना, ये तो अगर आप कसास का लॉ लगाते हैं तो इसकी तो टांग कटेगी। जी ठीक। तो ये भी तो बड़ा मुश्किल बात है ना, तो इसलिए यकीन होना चाहिए। अब देखें ना, आपने कहा चशमदीद गवाहों के तो आपस में तजाद था, अब क्या वो कारतूस मौके से मिला, और मौके से किसको तलाश मिला? जो रिकवरी विटनेसेस जो थे। ये समझ नहीं आई मैडम, मुझे इस जजमेंट की एक ये भी समझ नहीं आई कि जज साहब ये कहते हैं कि वो लोग जो हैं ये कहते हैं कि जी मुझ पे कातिलाना हमला हुआ है, अगर वो लोग कत्ल करने की नीयत से आए होते तो एक गोली टांग में मार के ना चले जाते। देयर वाज नथिंग व्हिच कुड हैव स्टॉप्ड देम एट दैट टाइम टू किल हिम, तो वो बच नहीं सकता था। लिहाजा इसका ये इल्ज़ाम गलत है कि वो कत्ल करने की नीयत से आए थे, यानी कि वो मार ही देते तो फिर ही वो कत्ल करने की नीयत से आए। बाहर कैफ वो अगर कत्ल करने की नीयत से ना भी आए तो उसको एक चोट तो ऐसी लगी ना जो ज़रबकारी है, लेकिन आपको पता है कि आधे धड़ से नीचे जो हो उसको समझा जाता है कि ये वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी पे नहीं है, इसलिए दिस इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। नाज़रीन, आमतौर पर यह देखा गया है कि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर माजूर लोगों को स्पेशली अकोमोडेट किया जाता है, चाहे वो सरकारी महकमे हो, गिरजाघर हो, मसाजिद हो या फिर पब्लिक प्लेसेस ही क्यों ना हो। माजूर लोगों की तकलीफ को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन फ़ारूक अहमद का गिला ये है कि उसके मुल्क में बाकी जगह तो एक तरफ इवन अदालतों में भी उसको अकोमोडेट नहीं किया गया, उसकी तकलीफ को, उसकी माजूरी को मद्देनज़र नहीं रखा गया, और पिछले 6 साल से इसी वजह से वो अदालतों में इंसाफ के लिए धक्के खा रहे। अगले प्रोग्राम तक के लिए बैरिस्टर एहतशाम उमीरुद्दीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपका मुकदमा भी तवालत का शिकार है और अदालती निज़ाम से जुड़ी आपकी उम्मीदें कम होती जा रही हैं, तो हमारे टेलीफोन, फेसबुक और ईमेल पर हमसे रब्ता करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 0423578439 हमारा ईमेल एड्रेस mic@sama.tv या फेसबुक पर हमें ज्वाइन करें facebook.com/इंसाफ चाहिए।